हेलो फ्रेंड्स, रिवीजन सेशन में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर नंबर लास्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप, उसका हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ पंप? पंप मतलब क्या है कि एक डिवाइस है जिसका काम है, जो उसको इनपुट मिलता है मैकेनिकल एनर्जी, किससे? मोटर से। उसको वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है और वो प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट करके उसको फिर कहाँ भेजता है? ट्रांसफर करता है। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि पंप इज अ डिवाइस विच ट्रांसफर लिक्विड फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। यानी पंप ऐसा डिवाइस जिसको हम लिक्विड को ट्रांसफर करने के लिए यूज़ करते हैं लोअर लेवल से हायर लेवल। फिर है टाइप्स ऑफ पंप। पंप बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप एंड सेकेंड वन इज डायनेमिक प्रेशर पंप। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप जिसके अंदर आता है रेसिप्रोकेटिंग पंप और रोटरी पंप। फिर रेसिप्रोकेटिंग पंप के दो टाइप है, प्लंजर टाइप और डायफ्राम टाइप। रोटरी पंप के चार टाइप है, गियर टाइप, स्क्रू टाइप, रोटरी पिस्टन टाइप और वेन टाइप। वैसे फिर डायनेमिक प्रेशर पंप का के अंदर 5 टाइप है। पहला है सेंट्रीफ्यूगल पंप, टरबाइन पंप, एक्सियल फ्लो पंप एंड जेट पंप। ऐसे 4 टाइप के पंप है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड ए सेंट्रीफ्यूगल। ऐसा फोर्स जो सेंटर से बाहर की ओर होता है दैट इज कॉल्ड ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसा फोर्स जो बाहर से सेंटर की ओर लगता है दैट इज कॉल्ड ए सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल पंप में कौन कौन से पार्ट लगे। सेंट्रीफ्यूगल पंप के मेन पार्ट कौन कौन से? केसिंग, डिलीवरी पाइप, इम्पेलर, डिलीवरी हेड, सक्शन पाइप, फुटवॉल, स्ट्रेनर्स और एक सम्प। ठीक है, दीज आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ द इम्पेलर बेसिक पार्ट्स ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप। हम इसके एक एक पार्ट को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि भाई किसका कौन सा फंक्शन है, उसके हिसाब से हम उसकी वर्किंग भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? वर्क ऑन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? ऐसा फोर्स जो सेंटर से बाहर की ओर लगता है। ठीक है, अब हमेशा अगर कंस्ट्रक्शन लिखना है तो हम क्या लिखेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट लगे हुए? इट कंसिस्ट ऑफ इम्पेलर, केसिंग, सक्शन पाइप, फुटवॉल, स्ट्रेनर, ये सभी इसके अंदर लगे होते हैं। अब जो सबसे नीचे होता है सम्प, जहाँ पे पानी जमा होता है, जहाँ से पानी बाहर आता है, लिक्विड बाहर आता है। उसके ऊपर लगा होता है वहाँ पे स्ट्रेनर और फुटवॉल। स्ट्रेनर मतलब एक जाली है जो कचरे को अंदर आने से रोकती है, और एक फुटवॉल जो एक नॉन रिटर्न वॉल जैसे काम करता है। एक बार उसमें अगर पानी अंदर आ गया तो फिर वो वापस जाता नहीं। जहाँ से पानी लिक्विड लेवल पे रहता है वहाँ से पंप के सेंटर में आता है, जिस चीज़ से आता है उसको बोलते हैं हम सक्शन पाइप। सक्शन पाइप के ऊपर एक ब्लेड जैसा लगा होता है दैट इज कॉल्ड एज इम्पेलर। और इम्पेलर को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर से केसिंग लगी होती है। केसिंग का डायमीटर कैसा होता है? कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग डायमीटर होता है। और जहाँ से लिक्विड बाहर निकलता है दैट इज डिलीवरी पाइप। अब होता कैसा है कि जैसे ही इम्पेलर घूमना, हम जब बटन स्टार्ट करते हैं तो मोटर घूमना स्टार्ट होती है। ठीक है, मोटर से कपल्ड होता है हमारा इम्पेलर। तो मोटर जैसे घूमेगी तो वहाँ पे जब वो मोटर मतलब एक फैन जैसा है, वो मोटर से इम्पेलर कनेक्ट रहता है और इम्पेलर एक फैन जैसा है। जब वो घूमना स्टार्ट करेगा तो वहाँ पे क्या होगा? प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, मतलब वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा, जिसकी वजह से जो लोअर लेवल में जो लिक्विड है वो वहाँ पे प्रेशर डिफरेंस की वजह से ऊपर की ओर आएगा। ऊपर की ओर आने के बाद वो इम्पेलर की ब्लेड के ऊपर आएगा। इम्पेलर की ब्लेड के ऊपर से, अब इम्पेलर की ब्लेड का क्रॉस सेक्शन जो साइज रहता है कैसा है? वो कर्विकल शेप में रहता है। तो लिक्विड उसके ऊपर से होते हुए पास होता है जहाँ पे उसकी वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि वो लिक्विड को बाहर की ओर फेंकता है। उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है और प्रेशर डिक्रीज होता है। और जैसे ही वो इम्पेलर जो लिक्विड है वो केसिंग को स्ट्राइक करता है, तो केसिंग को स्ट्राइक करने के बाद क्या हो जाएगा? उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होगी और प्रेशर इंक्रीज होगा। हमें क्या है? प्रेशर इंक्रीज करना है। फिर वो जो लिक्विड है अब कहाँ से बाहर निकलेगा? केसिंग से बाहर निकलेगा। और केसिंग का क्रॉस सेक्शन कैसे रहता है? कंटिन्यूस इंक्रीजिंग, मतलब उसका डायमीटर धीरे धीरे बढ़ते जाता है। अब डायमीटर बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जो लिक्विड है जिसका हमने वेलोसिटी कम करके प्रेशर इंक्रीज किया था, डायमीटर बढ़ने की वजह से उसका वेलोसिटी और कम होगा और प्रेशर और इंक्रीज होगा, और उससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा हेड अचीव होगा और डिलीवरी हॉल से वो लिक्विड हम बाहर डिलीवर कर पाएंगे। इस तरीके से सेंट्रीफ्यूगल पंप काम करता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। हम सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज़ कहाँ करते हैं? तो इसको एग्रीकल्चर वर्क के लिए यूज़ करते हैं, इरिगेशन यानी खेती के लिए यूज़ करते हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, पेपर प्लांट में यूज़ करते हैं, हाइड्रोइलेक्ट्रिक कंट्रोल सिस्टम में यूज़ करते हैं, फिर पावर प्लांट में यूज़ करते हैं, हाउस होल्ड एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, फायर फाइटर भी यूज़ करते हैं, बॉयलर में यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं।
फिर है नेक्स्ट प्राइमिंग। व्हाट इज मीन बाय प्राइमिंग? प्राइमिंग मतलब क्या होता है कि ऐसा ऑपरेशन है जिसमें अगर पंप के अंदर हवा भर जाती है, एयर फिल हो जाती है, तो एयर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? प्राइमिंग करते हैं। अब वो करते कैसे? उसके लिए हमको जो डिलीवरी पाइप है वहाँ से हमको लिक्विड फिल करना स्टार्ट करना पड़ता है, तब जब तक कि वो लिक्विड सक्शन पाइप तक ना पहुँचे, क्योंकि जहाँ जहाँ एयर है वहाँ पे लिक्विड पहुँच जाएगा तो वो क्या करेगा? वहाँ की एयर को रिमूव कर देगा, और जैसे हम पंप को स्टार्ट करेंगे वो पानी फेंकना स्टार्ट कर देगा। दैट इज कॉल्ड एज प्राइमिंग। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इम्पेलर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इम्पेलर। पहला है श्राउडेड इम्पेलर या जिसको इनक्लोज इम्पेलर या क्लोज इम्पेलर। सेकंड वन इज सेमी ओपन इम्पेलर एंड थर्ड वन इज ओपन इम्पेलर। ठीक है, अब पहला है क्लोज इम्पेलर। क्लोज इम्पेलर डायग्राम में आपको दिख रहा है कि वो चारों तरफ से क्लोज होता है, एक रिंग होती है, दोनों रिंग से वो पैक होता है। जनरली इसको हम क्लीन वाटर के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर इसमें हम थोड़े डर्टी वाटर के लिए यूज़ करेंगे तो कचरा इसके अंदर फंस सकता है और जिसकी वजह से ये इम्पेलर ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, और ये दोनों साइड से वॉल लगी होती है, इस वजह से क्या होता है कि ये लीकेज प्रूफ होता है, उससे जो हमारे पंप है उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। ठीक है, और इसको कम विस्कोसिटी वाले लिक्विड के लिए हम जनरली यूज़ करते हैं। सेकंड है सेमी ओपन इम्पेलर। सेमी ओपन इम्पेलर में क्या होता है? एक सर्कुलर प्लेट लगी होती है एक साइड में, दोनों साइड नहीं लगी होती, एक ही साइड लगी होती है, एक साइड से हमको वो इम्पेलर दिखता है। जनरली इसको हम थोड़े से डर्टी वाटर के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पे थोड़ा कचरा हो, इस टाइप से ऐसी जगह हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है शुगर प्लांट, पेपर इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, रिफाइनरीज, ऐसी जगह हम इसको यूज़ करते हैं। और फिर नेक्स्ट है ओपन टाइप ऑफ इम्पेलर। ओपन इम्पेलर मतलब उसमें दोनों साइड में कोई डिस्क लगी नहीं होती, डायरेक्टली से एक जैसा हम फैन देखते हैं ना, उस तरीके से फैन जैसा होता है। जैसे हमारा कूलर में जो फैन लगा होता है उस टाइप कूलर जैसे फैन जैसा रहता है। इसको हम जनरली कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पे पानी बहुत ही गंदा पानी है, मतलब किसी नदी नाले का हमको पानी यूज़ करना है, लिक्विड यूज़ करना है, तो वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। और इसको ज़्यादा कचरा भी जहाँ रहा तो वहाँ हम यूज़ करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल इसका सीवेज में हम जनरली इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ केसिंग। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ केसिंग: वॉल्यूट केसिंग, वर्टेक्स केसिंग एंड डिफ्यूजर केसिंग। ठीक है, वॉल्यूट केसिंग जो हमने अभी सेंट्रीफ्यूगल पंप में देखा वही वॉल्यूट केसिंग है। सिंपल टाइप का केसिंग है, डायग्राम में आपको दिख रहा है, जिसमें इम्पेलर और उसके अंदर केसिंग लगा हुआ है। तो क्या होता है इसमें? सम्प से लिक्विड सक्शन पाइप से होते हुए सेंटर में आता है, वहाँ पे इम्पेलर लिक्विड को बाहर की ओर फेंकता है, क्योंकि इम्पेलर घूम रहा है तो उसी कर्व ब्लेड से लिक्विड बाहर की ओर फेंकेगा, और वो किसको स्ट्राइक करेगा? केसिंग को स्ट्राइक करेगा। केसिंग को स्ट्राइक करने के उस समय क्या होगा? वेलोसिटी जैसे इम्पेलर से बाहर निकलेगा उस समय वेलोसिटी बढ़ेगी, प्रेशर कम होगा। लेकिन जैसे ही वो केसिंग को स्ट्राइक करेगा वेलोसिटी वहाँ पे कम होगी, प्रेशर फिर इंक्रीज होगा, और फिर जो केसिंग का क्रॉस सेक्शन है वो कैसा? कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है, तो वहाँ फिर से क्या होगा? उस लिक्विड का वेलोसिटी और कम होगी, प्रेशर और ज़्यादा बढ़ेगा। दिस इज वॉल्यूट केसिंग। उसका नेक्स्ट है वर्टेक्स केसिंग। वर्टेक्स केसिंग का भी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल वॉल्यूट केसिंग जैसा, सिर्फ उसके बीच में एक रिंग लगी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले सक्शन पाइप से जो लिक्विड आएगा इम्पेलर में, वो इम्पेलर से बाहर निकलेगा, उसमें उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, प्रेशर डिक्रीज होगा। फिर वो किसको स्ट्राइक करेगा? जो बाहर में एक डॉटेड दिख रहा है ना, जो रिंग बनी हुई है, उस रिंग को स्ट्राइक करेगा। उस रिंग को स्ट्राइक करने से वहाँ पे उसकी वेलोसिटी कम होगी, प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, उसके बाद फिर वो लिक्विड किसको स्ट्राइक करेगा? केसिंग को स्ट्राइक करेगा। ठीक है, केसिंग को स्ट्राइक करेगा तो वहाँ फिर से उसकी वेलोसिटी कम होगी, प्रेशर इंक्रीज होगा, मतलब यहाँ पे 3 बार हो रहा है। ठीक है, उसके बाद वो लिक्विड केसिंग से बाहर निकलेगा। केसिंग का डायमीटर कैसा है? कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है, तो फिर वहाँ पे क्या होगा? वेलोसिटी फिर से कम होगी, प्रेशर और ज़्यादा बढ़ेगा। तो हमको इसमें जो प्रेशर मिलता है, यानी जो प्रेशर हेड मिलता है, वो वॉल्यूट केसिंग से ज़्यादा प्रेशर हेड मिलता है हमको, किसमें? वर्टेक्स केसिंग में। नेक्स्ट है डिफ्यूज़र केसिंग। अभी हमने वॉल्यूट केसिंग देखा, वर्टेक्स केसिंग देखा, डिफ्यूज़र केसिंग। ये भी बिल्कुल इनके जैसा ही, जैसे वॉल्यूट केसिंग है, वर्टेक्स केसिंग उसके जैसा ही है। सिर्फ इसमें क्या होता है, जैसे हमने इसमें वर्टेक्स में डिफ्यूज़र रिंग लगा था, तो यहाँ डिफ्यूज़र रिंग नहीं रहेगा। यहाँ पे जैसा इम्पेलर है उस टाइप से ही एक छोटा सा और एक ब्लेड लगा होगा जो इम्पेलर के अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा। तो लिक्विड जैसे इम्पेलर में सेंटर में आएगा, ठीक है, वहाँ से वो केसिंग इम्पेलर के ऊपर जाएगा, इम्पेलर से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, प्रेशर डिक्रीज होगा, और फिर वो कहाँ जाएगा? फिर किसको स्ट्राइक करेगा? जो ऊपर में डिफ्यूज़र रिंग बनी हुई है ऊपर में, जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूम रही है। ठीक है, वो भी ब्लेड जैसी होती है, उसके ऊपर जाएगा। वहाँ पे उसकी क्या होगी? थोड़ी सी वेलोसिटी कम होगी, प्रेशर बढ़ेगा। फिर उसके बाद वो स्ट्राइक करेगा केसिंग को। केसिंग को स्ट्राइक करना, फिर से उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, प्रेशर बढ़ जाएगा, और अल्टीमेटली लास्ट वो केसिंग से बाहर निकलेगा। केसिंग का क्रॉस सेक्शन कैसा है? कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन है, मतलब बढ़ रहा है, तो फिर से वहाँ पे उसकी वेलोसिटी कम होगी, प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो यानी हमको इससे ज़्यादा हेड मिलेगा। हमको हर एक जगह हमको सिर्फ वही लिखना है कि प्रेशर कहाँ कम हो रहा है, प्रेशर कहाँ बढ़ रहा है, वेलोसिटी कहाँ कम हो रही है। ठीक है, इस तरीके से आप आसानी से लिख सकते हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है लॉसेस इन द पंप। तो पंप में बेसिकली 2 टाइप के लॉसेस हैं। पहला है हाइड्रोलिक लॉस और सेकंड वन इज मैकेनिकल लॉस।
हाइड्रोलिक लॉस किसको बोलेंगे? ऐसा लॉस जैसे हम जब लिक्विड को पंप कर रहे हैं या इंस्टॉलेशन कर रहे हैं उस समय जो लॉस होगा दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिक लॉस। अब उसमें से लॉसेस कौन सा? लॉसेस इन पंप, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इन द इम्पेलर। इम्पेलर में अगर फ्रिक्शन हो उसकी वजह से हेड लॉस होगा। फिर लॉस ऑफ हेड किसकी वजह से होगा? अगर वहाँ पे शॉक या इडीज फॉर्म होता है इम्पेलर के इनलेट पे तो उसकी वजह से लॉस होगा। या फिर गाइडवेंस या डिफ्यूज़र में जो केसिंग में लगा होता है वहाँ पे अगर लॉस हो रहा है तो दैट इज़ वो एक लॉस होगा, दैट इज़ हाइड्रोलिक लॉस। या फिर दूसरे अदर लॉसेस कौन से हो सकते हैं? फ्रिक्शन लॉस इन सक्शन एंड डिलीवरी, सक्शन के समय और डिलीवरी के समय की जो लॉस होगा उसको हम हाइड्रोलिक लॉस बोलेंगे। अब हमने पाइप में बहुत सारे बेंड्स फिटिंग होते हैं ना, उसकी वजह से जो लॉस होगा उसको भी हम हाइड्रोलिक लॉस बोलेंगे। मैकेनिकल लॉस, अब मैकेनिकल लॉस मतलब फ्रिक्शन की वजह से जो लॉसेस होंगे दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल लॉस ड्यू टू डिस फ्रिक्शन इन द इम्पेलर, फ्रिक्शन इन बेंडिंग्स आर अदर मैकेनिकल लॉसेस जो पंप में होते हैं। फिर नेक्स्ट है लीकेज लॉस। अब लीकेज लॉस किस वजह से होगा कि पंप में कहीं पे लीकेज हो गया जिसकी वजह से हम हाई प्रेशर डिलीवर नहीं कर पा रहे, दैट इज कॉल्ड एज लीकेज लॉसेस। नेक्स्ट है इफिशियंसी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल। इसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप में इफिशियंसी कौन कौन सी? पहला है मैकेनिकल इफिशियंसी जिसका बोल सकते हैं हम फॉर्मूला पावर अवेलेबल एट द इनलेट टू द शाफ्ट पावर, दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल इफिशियंसी। मैनोमेट्रिक इफिशियंसी दैट इज द रेशियो ऑफ मैनोमेट्रिक हेड डेवलप बाय द पंप टू द हेड इम्पार्टेड बाय द इम्पेलर टू द लिक्विड, यानी इसका फॉर्मूला बोल सकते हैं हम G इंटू HM डिवाइडेड बाय VW2 इंटू U2। उसके बाद है वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी, इट इज़ द रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज टू द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। नेक्स्ट है ओवरऑल इफिशियंसी, इसको हम बोल सकते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द शाफ्ट पावर। नेक्स्ट है मल्टी स्टेजिंग इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो मल्टी स्टेजिंग हम दो तरीके से करते हैं, एक सीरीज में करते हैं, एक पैरेलल में करते हैं। मल्टी स्टेजिंग करने की जरूरत क्यों पड़ती है? जब हमें ज़्यादा क्वांटिटी में लिक्विड चाहिए तब हम क्या करेंगे? पैरेलल में पंप लगाएंगे। जब हमें हाई हेड मतलब ज़्यादा हाइट तक अगर लिक्विड को डिलीवर करना है उसमें हम पंप को सीरीज में लगाएंगे। जैसे पहला दिया मल्टी स्टेजिंग फॉर हाई हेड दैट इज पंप इन सीरीज। उसमें देखिए सबसे पहले एक जहाँ सक्शन लिखा हुआ वहाँ पे एक इम्पेलर है और दूसरा उसके बाजू में दूसरा इम्पेलर बना हुआ है। तो पहले पंप में जब हम पूरा प्रोसेस हो जाएगा कि आउटपुट जो मिलेगा हमको यानी उसके प्रेशर बढ़ के मिलेगा, वही उसी आउटपुट को हम कहाँ भेजेंगे? सेकंड वाले इम्पेलर में भेजेंगे। दिखा है 1 नंबर 2 नंबर, वो पहले वाले का आउटपुट कहाँ जाएगा? सेकंड वाले का इनपुट बनेगा, मतलब वो लिक्विड यहाँ पे आएगा और फिर से हम यहाँ क्या करेंगे? उसकी वेलोसिटी कम करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, जैसे हम सेंट्रीफ्यूगल पंप में हमने देखा था उसके वर्किंग में। ठीक है, तो हमको यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा? अल्टीमेटली उसकी हाइट ज़्यादा मतलब प्रेशर ज़्यादा मिलेगा। प्रेशर ज़्यादा मिलेगा मतलब उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा हाइट तक डिलीवर कर सकते हैं। दिस इज मल्टी स्टेजिंग फॉर हाई हेड दैट इज पंप इन सीरीज, यानी हमने यहाँ पे पंप किसमें लगाया? सीरीज में लगाया। सेकेंड वाला जो है उसमें हम लगाते हैं पंप को किसमें? पैरेलल में। जब हमको हाई डिस्चार्ज चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी में डिस्चार्ज चाहिए यानी ज़्यादा क्वांटिटी में लिक्विड चाहिए, उस समय हम क्या करते हैं? पंप को पैरेलल में लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 नंबर का दिया है पंप और 2 नंबर का पंप दिया। जैसा वर्किंग इसमें होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में होता है सेम वर्किंग होगा, सक्शन से लिक्विड आएगा, फिर इम्पेलर उसको बाहर की ओर फेंकेगा जिससे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, प्रेशर कम होगा, फिर वो केसिंग को स्ट्राइक करेगा, केसिंग को स्ट्राइक करने से वहाँ पे वेलोसिटी कम होगी, प्रेशर बढ़ेगा और फिर वो लिक्विड कहाँ से? केसिंग से बाहर निकला जिस वहाँ पे फिर उसकी वेलोसिटी कम होगी, प्रेशर बढ़ेगा और वो Q1 के फॉर्म में कहाँ आएगा? हमको बाहर मिलेगा। वैसा ही सेम सेकंड वाले इम्पेलर में होगा और ये दोनों लिक्विड हमको कहाँ मिलेगा? एक सेम पाइप से Q1 प्लस Q2 होकर दोनों हमको क्वांटिटी मिलेगी। मतलब यहाँ जो पहले जो डिस्चार्ज था सेकंड वाले का डिस्चार्ज है, दोनों का डिस्चार्ज एडिशन हो जाएगा, मतलब क्वांटिटी ऑफ लिक्विड हमको वहाँ पे ज़्यादा मिलेगी। किसमें? पैरेलल में। दिस इज कॉल्ड इट मल्टी स्टेजिंग पंप। हमको जब ज़्यादा आउटपुट चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तब करते हैं, या ज़्यादा हाइट तक डिलीवर करना उसके लिए हम मल्टी स्टेजिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रबल शूटिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड देयर रेमेडीज। ठीक है, कौन कौन से पंप में कौन से प्रॉब्लम आते हैं? अभी ये सेम क्वेश्चन अभी आइस किम को आया था विंटर इस बार, उसमें क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया था कि सेंट्रीफ्यूगल पंप अगर पानी लिक्विड डिलीवर नहीं कर रहा है तो उसके लिए हमारे पास क्या रेमेडीज़ है। तो उसमें फॉल्ट कैसा है? पहला फॉल्ट है नो आउटपुट, की आउटपुट देना मतलब पंप पानी ही नहीं फेंक रहा है बाहर, तो उसमें हम कॉज क्या बोल सकते हैं? पंप हैज़ लॉस वाटर ड्यू टू एयर लॉकिंग, यानी पंप के अंदर एयर फिल हो गई जिसकी वजह से पानी नहीं फेंक रहा है। तो उसकी रेमेडी क्या होगी? हमको प्राइमिंग करना पड़ेगा। वाटर लेवल अगर कम हो गया है तो किस फुटबॉल से, तो उसका क्या रेमेडी रहेगी? सक्शन पाइप की लेंथ हमको बढ़ाना पड़ेगा। अगर स्पीड बहुत कम होती है उसकी वजह से हमको कब हेड मिलता है तो क्या करना पड़ेगा? हमको जो स्पीड है उसको बढ़ाना पड़ेगा, यानी मोटर चेक करना पड़ेगा। या हो सकता है कि हमारा डिलीवरी पाइप जाम हो गया है तो उसको हमको क्लीन करना पड़ेगा। दिस इज ये सोल्यूशन हो गया। फिर दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है कि पुअर आउटपुट, यानी पहले कंडीशन में आउटपुट नहीं मिल रहा, मतलब लिक्विड नहीं मिल रहा था, लेकिन सेकंड कंडीशन में आउटपुट मिल रहा है, पानी मिल रहा है, लेकिन बराबर नहीं मिल रहा, जितना क्वांटिटी में उतना नहीं मिल रहा है। उसका रीज़न क्या हो सकता है? एयर लीक हो रही कहीं से, यानी कहीं से लीकेज हो रहा है तो उसको हमको चेंज करना पड़ेगा हमारे सक्शन पाइप को, कहीं से वाटर को लेकर लीक हो रहा है तो।
उसका हो सकता है स्ट्रेनर में जाम हो गया है, मतलब कचरा जमा हो गया है, तो हमको उसको क्लीन करना पड़ेगा, या कैविटेशन हो सकता है जिसकी वजह से, तो हमको स्ट्रेनर को क्लीन करना पड़ेगा, फुटबॉल क्लीन करना पड़ेगा, सक्शन पाइप को क्लीन करना पड़ेगा। या फिर अगर हमारा इम्पेलर चोक हो गया है उसकी वजह से भी आउटपुट हमको नहीं मिलेगा, तो हमको उसको इम्पेलर को क्लीन करना पड़ेगा। या हो सकता है डिलीवरी वॉल चोक हो गया है तो डिलीवरी वॉल को क्लीन करना पड़ेगा। या हमारी मोटर बराबर स्पीड में नहीं चल रही तो हमको मोटर को चेक करके रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। या हो सकता है मोटर वोल्टेज की वजह से नहीं चल रही तो हमको वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। दीज आर द रीज़न। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट है वर्क डन बाय इम्पेलर ऑन वाटर, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम एक बार देख लीजिए। उसी से रिलेटेड सभी फॉर्मूले दिए जिससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, और हमने वैसे ही न्यूमेरिकल सॉल्व भी किए हैं, आपको मैंने दिया भी है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिए, वो इजीली आपको आ जाएंगे। नेक्स्ट है सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक है। सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का एप्लीकेशन क्या हमने देखा होगा, हैंड पंप में इसको यूज़ करते हैं जनरली, ठीक है। इसमें कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं, एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन लगा होता है, कनेक्टिंग रॉड रहता है, क्रैंक रहता है, एक सक्शन वॉल्व रहेगा, एक सक्शन डिलीवरी वॉल्व रहेगा जहाँ से होगा आउटपुट मिलेगा और इनपुट आएगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें पिस्टन और सिलेंडर, जैसे ही क्रैंक का मूवमेंट स्टार्ट होता है तो क्रैंक कहाँ, क्रैंक लगा है पिस्टन से, पिस्टन सिलेंडर से, मान लो आपका जो पिस्टन है वो डिलीवरी सक्शन वॉल के पास में है, और वहाँ से क्रैंक घूमना स्टार्ट होगा तो सक्शन वॉल के पास से पिस्टन पीछे की ओर आएगा, उस समय क्या रहेगा कि दोनों वॉल क्लोज रहेंगे, तो वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा, तो वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से जो पानी ज़मीन के अंदर है वो पानी वहाँ से सिलेंडर के अंदर आएगा, और जब पिस्टन लास्ट पोजीशन में पहुँच जाएगा सिलेंडर के, तब तक वो लिक्विड फिल होगा उसके अंदर। फिर क्रैंक का मूवमेंट स्टार्ट होगा तो पिस्टन आपका कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे की ओर मूव करेगा। पिस्टन आगे की ओर मूव करेगा तो क्या करेगा, उस समय दोनों वॉल्व क्लोज रहेंगे, सक्शन भी और डिलीवरी भी, तो वो लिक्विड को कॉम्प्रेस करेगा, कॉम्प्रेस करने से उसका प्रेशर बढ़ेगा, साथ में टेम्परेचर भी बढ़ेगा। और फिर जैसे ही पिस्टन आगे बढ़ते जाएगा और डिलीवरी वॉल के पास पहुँचेगा, उस समय डिलीवरी वॉल ओपन होगा और वहाँ से वो लिक्विड, हाई प्रेशर लिक्विड डिलीवर हो जाएगा जहाँ पे उसको हमको डिलीवर करना है। इस तरीके से सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप काम करता है। जैसा सेम वर्किंग सिंगल एक्टिंग का है वैसे ही डबल एक्टिंग है, सिर्फ सिंगल एक्टिंग में हमको जो आउटपुट मिलता है वो कंटिन्यूस नहीं मिलता, इंटरमीडिएट मिलता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं डबल एक्टिंग, ताकि हमको कंटिन्यूस आउटपुट मिले। अब डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या रहेगा, दो सक्शन पाइप रहेंगे, दो सक्शन पाइप रहेंगे और दो डिलीवरी पाइप रहेंगे जहाँ से आउटपुट मिलेगा, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड रहेगा, सेम पिस्टन रहेगा, सिलेंडर रहेगा। अब इसमें एक साथ दो ऑपरेशन होते हैं, जैसे यहाँ पे जो डायग्राम में देखिए 1 नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ठीक है। 1 नंबर डिलीवरी वॉल में, 2 नंबर डिलीवरी वॉल में, 3 नंबर सक्शन और 4 नंबर सक्शन में दिया हुआ है। तो जैसे ही पिस्टन अगर 3 नंबर वॉल के पास है और वहाँ से पीछे आना स्टार्ट करेगा, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा, वैक्यूम मतलब प्रेशर वैक्यूम क्रिएट होगा, जिसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा और जो सम्प के अंदर जो लिक्विड है वो कहाँ आएगा, पिस्टन सिलेंडर के अंदर में आएगा, ठीक है। और उसी समय पिस्टन के बैक साइड में जो लिक्विड फिल किया है ऑलरेडी, जो इधर से इस कंडीशन से आया था, वो यहाँ पे कॉम्प्रेस होगा और कॉम्प्रेस होके जो डिलीवरी पाइप नंबर 2 है वहाँ से वो आउटपुट मिलेगा, ठीक है। जब तक हमारा पिस्टन वो सिलेंडर के लास्ट पोजीशन में पहुँचेगा, उस समय वो जो नंबर 3 जो सक्शन पाइप है वहाँ से लिक्विड पूरा सिलेंडर के अंदर फिल हो जाएगा, और फिल होने के बाद जैसे ही फिर हमारा क्रैंक का मूवमेंट होगा और पिस्टन फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब आगे की ओर बढ़ेगा, तो जब पिस्टन आगे की ओर बढ़ेगा तो क्या करेगा, वो लिक्विड को कॉम्प्रेस करेगा, और उस समय जब पिस्टन यहाँ से लास्ट बाउंड्री से स्टार्ट होगा, उसी समय क्या होगा, पिस्टन के पीछे साइड में वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा, और जो 4 नंबर वॉल है सक्शन पाइप का, वहाँ से लिक्विड अंदर आना स्टार्ट होगा, और उसी समय जो 3 नंबर के सामने जो लिक्विड था उसको कॉम्प्रेस करके वहाँ से वो डिलीवरी पाइप से भेजेगा। मतलब जिस समय नंबर 3 वॉल चालू रहेगा उस समय नंबर 2 से डिलीवरी होंगी, और जिस समय नंबर 4 चालू होगा सक्शन होगा, उस समय नंबर 1 से डिलीवरी होंगी। इस तरीके से डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप पे हमको कंटिन्यूअस आउटपुट मिलता है। नेक्स्ट है जेट पंप, ठीक है। जेट पंप में जैसे डायग्राम में दिख रहा है, उसमें सबसे नीचे में एक नोज़ल लगा होता है और उस नोज़ल के ऊपर एक वेंचुरी लगा होता है। वेंचुरी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना पड़ता है, अलग से एयर या वाटर फिल करना पड़ता है। एक पाइप दिख रहा है जहाँ से एयर या वाटर लिखा हुआ है, डायग्राम में क्लियर दिखेगा आपको। वहाँ से हम एयर या वाटर फिल करते हैं तो क्या होता है, नोज़ल में आता है, और नोज़ल का क्रॉस सेक्शन क्या होता है, कैसा रहता है, रिड्यूसिंग क्रॉस सेक्शन रहता है। तो वहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज होती है और प्रेशर डिक्रीज होता है। तो वो जो हाई वेलोसिटी लिक्विड है वो कहाँ जाता है, वेंचुरी के अंदर, और जैसे ही वेंचुरी के अंदर आता है वो क्या करता है, वहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है। प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने की वजह से जो वाटर नीचे ज़मीन में है वो वाटर कहाँ आएगा, वेंचुरी के अंदर आएगा वहाँ पे,
प्रेशर डिफरेंस की वजह से, और वो वाटर फिर वहाँ से ऊपर जाके मोटर के थ्रू उसको हम बाहर निकाल लेंगे। इसका ऊपर जो कंस्ट्रक्शन है पूरा सेंट्रीफ्यूगल पंप जैसा ही कंस्ट्रक्शन है इसका, दैट इज जेट पंप। सबमर्सिबल पंप, सबमर्सिबल में पंप में बिल्कुल सेंट्रीफ्यूगल पंप जैसा ही होता है, सिर्फ इसमें क्या होता है कि जो पंप और मोटर वो दोनों को एक ही जगह केसिंग में फिक्स करते और उसको डायरेक्टली हम अंदर डालते, जिससे वो पानी को ऊपर पंप करता है। ठीक है, इसका भी कंस्ट्रक्शन सबमर्सिबल पंप जैसा ही है, सिर्फ इसमें पंप को और केसिंग को हम एक साथ फिक्स करके अंदर डालते हैं। उसके बाद ये कुछ न्यूमेरिकल है जो हमने सॉल्व किए ऑलरेडी क्लास में, उसको आपको कर लेना है। न्यूमेरिकल बस ऐसे ही न्यूमेरिकल आएंगे और वही न्यूमेरिकल आपको करना है, प्रैक्टिस कीजिए, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे आपको। फिर नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में हमको डिस्चार्ज कंटिन्यूस मिलता है, जबकि रेसिप्रोकेटिंग पंप में हमको फ्लक्चुएटिंग डिस्चार्ज मिलता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा लगता है, वही रेसिप्रोकेटिंग पंप में स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत नहीं है। फिर थर्ड इट इज़ जो सेंट्रीफ्यूगल पंप उसको डायनेमिक पंप बोलते हैं हम, डायनेमिक प्रेशर पंप, वही रेसिप्रोकेटिंग पंप को हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप की एफिशिएंसी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रेसिप्रोकेटिंग पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप को हमको प्राइमिंग करना पड़ता है, जबकि रेसिप्रोकेटिंग पंप को प्राइमिंग नहीं करना पड़ता। मेंटेनेंस कॉस्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप का कम है, रेसिप्रोकेटिंग पंप का ज़्यादा है। सेंट्रीफ्यूगल पंप को हम हाईली विस्कस लिक्विड के लिए यूज़ कर सकते हैं, जबकि रेसिप्रोकेटिंग पंप को ज़्यादा विस्कस लिक्विड के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सेंट्रीफ्यूगल पंप में हमको फ्लाईव्हील की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि रेसिप्रोकेटिंग पंप को फ्लाईव्हील की ज़रूरत पड़ती है। एंड लास्ट पॉइंट है कि जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप का कम है और रेसिप्रोकेटिंग पंप का इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज़्यादा है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।